हेलो हाय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स ऐप पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे ज्योमेट्री को लेकर बोर भी हो रहे हैं। उनको लग रहा है यार जल्दी से टॉपिक खत्म हो, फिर कोई और टॉपिक। तो क्या होती है मास पॉइंट ज्योमेट्री, ये जानेंगे। मास पॉइंट थ्योरम क्या होती है, पहले मास पॉइंट थ्योरम जानेंगे। और उस थ्योरम का यूज जब हम ज्योमेट्री में कर देते हैं तो वही हो जाती है मास पॉइंट ज्योमेट्री। बहुत छोटे छोटे सवालों से शुरुआत करूंगा, ज्यादा कुछ लंबा पढ़ाऊंगा ही नहीं, सिंपल सिंपल बातें बताऊंगा। जैसे मैं कहूं कि मास पॉइंट थ्योरम क्या है। मास पॉइंट थ्योरम, ठीक है। मास पॉइंट थ्योरम क्या है, तो क्या होती है मास पॉइंट थ्योरम, समझना ध्यान से। मैंने कहा मास पॉइंट थ्योरम है, तो मास पॉइंट थ्योरम का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे एक वेट लटकाया m1 और एक वेट हमने यहाँ पे लटकाया m2। अगर हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल बीचों बीच में स्थिर हो जाए और m1 बराबर m2 हो, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब मैं ये डंडी बिल्कुल बीच में लगाऊंगा। अगर मैं ये डंडी बीच में लगाता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये सीधी तभी रहेगी जब m1 बराबर m2 होगा। बैलेंस रहेगी, सीधी रहने का मतलब बैलेंस रहेगी। बैलेंस्ड कब रहेगी? जब m1 बराबर m2 होगा, तब ये बैलेंस्ड रहेगी। अच्छा, एक चीज समझनी है कि जो बीच में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपने सुना होगा, एक्शन रिएक्शन आपने सुना होगा, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन क्या होता है कि जब हम ऊपर उठाएंगे तो यहाँ पे कंबाइंड वेट m1 प्लस m2 काम करेगा, करेगा क्योंकि हमने उठा रखा है m1 और m2 को, तो बीच में कंबाइंड वेट काम करेगा। किसी को डाउट है क्या यहाँ पे? ठीक है, देखो भाई, अब मैं ये कह रहा था कि अगर कोई बेईमानी करना चाहे, आपने देखा होगा कि जब लोग बेईमानी करने की बात करते हैं, जब लोग बेईमानी करने की बात करते हैं कि वो कम वजन दें, या आपके गांव की भाषा में क्या कहेंगे उसको, जो नीचे चुंबक लगा देते हैं, क्या मारना कहते हैं, कुछ कहते हैं ना, मतलब कोई कबाड़ी वाला आया आपका सामान लेके जा रहा है, वो कम तोल देता है, डंडी मारना। डंडी मारना, तो डंडी मारने की जब कोई कोशिश करता है तो वो किस तरीके से करता है मैं आपको बताता हूँ। वो क्या करता है कि यहाँ पे पकड़ अलग तरीके से लेता है। वो क्या करेगा, इधर से पकड़ेगा। अब जब इधर से पकड़ेगा तो इस केस में होता क्या है कि इधर वेट ज्यादा होता है m2 और इधर वेट कम होता है m1, यानी m2 ज्यादा होगा और m1 कम होगा, क्योंकि दूरी कम है यहां से। इससे फायदा क्या होता है, मान लेते हैं मैंने इधर 10 केजी रखा, इधर 10 केजी रखा और इधर गया केवल 8 केजी, यानी मुझे 2 केजी का फायदा हो गया कि मैं दिखाने के लिए 10 केजी दिखा रहा हूं, बट मुझे फायदा हो गया कितने का, 2 केजी का। तो ये कैसे हुआ फायदा? ये फायदा तब हुआ, आपको ये चीज देखनी है। आपने देखा जब m1 और m2 बराबर थे तो ये दूरी बराबर आ रही थी बैलेंस के लिए। अब ये बराबर नहीं है तो ये किस अनुपात में है, m1 और m2? तो मास पॉइंट ज्योमेट्री कहती है कि अगर ये 4-5 के अनुपात में है तो जो डिस्टेंस का अनुपात आएगा वो 5-4 का आएगा, यानी ये दूरी 5 होगी और ये दूरी 4 होगी। अब ये बैलेंस हो जाएगा इस स्थिति में। अब क्या हो जाएगा, ये बैलेंस्ड हो जाएगा। अब ये छड़ सीधी रहेगी क्योंकि हमने दूरी कम कर दी, इधर इधर वेट बढ़ा दिया, और इधर दूरी ज्यादा कर दी, इधर वेट कम कर दिया। कहने का मतलब क्या होगा कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम होना चाहिए। आपने देखा 10 चौक 40 5 अट्ठे 40, ये मास पॉइंट ज्योमेट्री थ्योरम कहती है। ये फिजिक्स की मास पॉइंट थ्योरम होती है। ये कहती है कि अगर यहाँ पे m1 वेट लटका है, यहाँ पे m2 वेट लटका है और पकड़ने वाला यहाँ से पकड़ रहा है, ये दूरी x1 है, ये दूरी x2 है, तो मास पॉइंट थ्योरम कहती है कि इस केस में m1 x1 बराबर होना चाहिए m2 x2। m1 x1 बराबर होना चाहिए m2 x2, ठीक है भाई। m1 x1 बराबर m2 x2 होना चाहिए, ये बात तय है? आप कहेंगे हाँ जी तय है। और बीच में कितना वेट काम करेगा, ओवरऑल वेट कितना काम करेगा, तो बोलेंगे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। चलिए, अगर आपको ये समझ आ गया तो बेसिकली हम इसे ज्योमेट्री में कैसे अप्लाई करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में कोई भी 3 लाइन
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनी थ्री लाइन्स फ्रॉम वर्टेक्स कट at a single point then that are called Sivian। अभी तक आपने मीडियन पढ़ी, एंगल बाइसेक्टर पढ़ा। अब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मुझे इन सब का एक ही नाम देना हो, तीन रेखाएं जो वर्टेक्स से खींची जाती हैं जिन्हें हम मीडियन कहते हैं, वो एक बिंदु पे काटते हैं, उसे सेंट्रोइड कहते हैं। तीन रेखाएं जो एंगल बाइसेक्टर हैं, एक बिंदु पे काटते हैं, उसे इनसेंटर कहते हैं। तीन रेखाएं जो परपेंडिकुलर खींचे जाते हैं, एक बिंदु पे काटते हैं, उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो ऐसी कोई भी तीन लाइन, आप देखो ध्यान से, ऐसी कोई भी तीन लाइन, मैंने कुछ है ना, ये एंगल बाइसेक्टर है, ना ये मीडियन है, ना ये परपेंडिकुलर है, और दो लाइन यहाँ काट गई। अब ऐसी मैं एक लाइन यहाँ कटवा सकता हूँ, इसको बोलो कटवा सकता हूँ मैं? नहीं। अब ये एक पॉइंट पे काट रही है, तो इनको हम कहते हैं ये सिवियंस है। ये क्या है? सिवियंस। AD, BE एंड CF आर सिवियन। मैंने क्या कहा? AD, BE एंड CF आर सिवियंस। ठीक है, क्या है? AD, BE और CF आर सिवियंस। ये क्या है? सिवियंस है, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है। तो अब इन तीनों रेखाओं का स्टेबल रहना जरूरी है, बैलेंस रहना जरूरी है। और जब बैलेंस रहना जरूरी है तो इसी चीज को हम क्या कह देते हैं कि इसमें मास पॉइंट ज्योमेट्री वर्क करेगी, क्योंकि ये बैलेंस्ड है। किस पे? मान लेते हैं O पे। ये क्या है? बैलेंस्ड एट O, बैलेंस्ड एट O पे बैलेंस है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, छोटी सी, ज्यादा लंबी चौड़ी चीज नहीं बताना चाहता। मैं कहता हूँ कि एक सिवियन थ्योरम होती है, वो आपको आनी जरूरी है। वो डायरेक्ट सवाल उस पर पूछे जाएंगे, आप कहोगे तो मैं उसका प्रूफ बताऊंगा, और उसका प्रूफ मास पॉइंट ज्योमेट्री से है। सिवियन थ्योरम ये कहती है, देखिए अब ये सिवियंस लिख भी लीजिएगा, ये क्या क्या हो सकता है। ये हमारा एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है, तो एंगल बाइसेक्टर के केस में भी हम मास पॉइंट ज्योमेट्री लगा सकते हैं। ये हमारा सिवियंस मीडियंस भी हो सकता है, ये हमारा सिवियंस हाइट भी हो सकता है। सिवियंस एंगल बाइसेक्टर भी होता है, सिवियंस मीडियंस भी होता है, सिवियंस हाइट भी होता है, सब कुछ होता है सिवियंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो मैं क्या बता रहा था कि इसका प्रूफ बहुत लंबा चौड़ा है, तो प्रूफ ना जान करके हम बस इतनी सी बात याद रख लेते हैं कि अगर मैंने ए से शुरू किया है तो AF बटे FB इंटू B से BD इंटू DC, जैसे जैसे आती रहेंगी भाग करते जाएंगे। जैसे A से शुरू हुआ तो AF बटे FB, B पे खत्म हुआ तो BD बटे DC, C पे खत्म हुआ तो CE बटे EA बराबर 1। इसको याद रखना है, दिस इज कॉल्ड सिवियन थ्योरम। बड़ा यूज है इसका, जब कभी अगर डायरेक्ट सवाल आया पेपर में आप कर पाएंगे, बाकी लोग नहीं। ये सिवियन थ्योरम बड़ा सिंपल है। अब मैं आपको धीरे धीरे करके 8 से 10 सवालों में मास पॉइंट ज्योमेट्री सिखाऊंगा, और आज की क्लास में जो भी पढ़ाऊंगा वो याद करा दूंगा। गारंटी है इस बात की कि आपको याद हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी मुश्किल क्लास है, हर एक बच्चे के लिए है भी नहीं क्लास, और हर बच्चा समझ भी नहीं सकता, बात इतनी सी भी है। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल है, मैंने अभी बताया था कि हम यहाँ से शुरू करेंगे और तीन लाइन एक दूसरे पे एक ही पॉइंट पे काट रही हैं, तो हम यहाँ पे सिवियन थ्योरम लगा सकते हैं। सिवियन थ्योरम क्या होगी? सिवियन थ्योरम होगी अभी जो मैंने सिखाई आपको कि x जहाँ पे खत्म हो रहा है 5 इंटू 5 जहाँ पे खत्म हो रहा है उसके बाद 3 बटे 4, 4 जहाँ पे खत्म हो रहा है उसके बाद 10 बटे 3 बराबर 1। x बटे 5, 3 बटे 4, 10 बटे 3 बराबर 1। ठीक है, तो हमने देखा 3 से 3 कट गया, और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, x कितना होगा? तो यही उत्तर है इस सवाल का। x बराबर 2 उत्तर है इस सवाल का। चलिए मैं छोटे छोटे सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत मजा आएगा, बहुत दिमाग लगा के करना।
ज़्यादा सवाल नहीं सीखने, बस कंसेप्ट सीख लेना है कि कभी अगर सवाल आ गया और नहीं हुआ तो हम, आया हुआ है सवाल तो खैर पहले भी पेपर में आया हुआ है, आप ये एक सवाल देखेंगे बहुत प्यार से। त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर एडी माध्यिका है, जबकि भुजा एसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि बीई एडी को बिंदु ओ पर काटता है। एओ और ओडी का अनुपात 4:5 है, तब एई और ईसी का अनुपात क्या होगा ये बताना है। त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर एडी माध्यिका है, तो चित्र बना लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर एडी माध्यिका है, एडी माध्यिका है, जबकि भुजा एसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि बीई एडी को ऊपर काटता है, बीई एडी को ऊपर काटता है। ठीक है। एओ और ओडी का अनुपात 4:5 है, एओ और ओडी का अनुपात 4:5 है, ये दिया हुआ है। अगर ये माध्यिका है तो आपको भी पता है कि इसका अनुपात 1:। इतनी सी बात है भाई, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। बोलो, क्लियर? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, बहुत छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूं, आप देखना मास एंड ज्योमेट्री कैसे लगती है। हमें ये पता है कि अगर हम आपसे ए और डी पे वेट पूछें तो आप कहेंगे अगर ये दूरी 5 यहाँ है तो 5 वेट यहाँ होगा, और अगर ये दूरी 4 यहाँ है तो 4 वेट यहाँ होगा। बोलो, ताकि इन दोनों का, मैंने कहा था आपको कि वेट का उल्टा होगा दूरी का अनुपात, वेट का अनुपात का उल्टा होगा दूरी का अनुपात। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल आना चाहिए। 5 चौक 20, 4 पंजे 20 आ रहा है। 4 और 5 वेट ले सकते हैं, बोलो बोलो, ले सकते हैं कि नहीं 4 और 5 वेट? हमने क्या किया, 4 यहाँ था तो 4 यहाँ मान लिया, 5 यहाँ था तो 5 यहाँ मान लिया, 4 और 5 मान लिया। इज इट ओके और नॉट? तो आप कहेंगे हाँ जी ओके, ठीक है। मैंने कहा कि अगर ये एक एक है इसका मतलब, और डी पे बैलेंस्ड है, तो यहाँ पे इक्वल वेट आएगा, और बीच में टोटल 4 है, इसका मतलब 2-2 आएगा। बोलो, ये बात तय है, 2-2 आएगा। अब एक चीज बताइए कि अगर यहाँ 5 है और यहाँ 2 है और ये यहाँ बैलेंस है, तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि जहाँ पे बैलेंस है वहां टोटल 7 आएगा, 5 और 2 7। अब आपने देखा कि ये लाइन पूरी ओ पे बैलेंस है, और यहाँ वेट 2 है और यहाँ 7 है, तो मैं ये कह सकता हूँ ये दूरी 7 है। वैसे तो इस दूरी की बात ही नहीं है, ये तो हम ज्यादा निकाल लिया हमने, इतनी जरूरत ही नहीं थी ना, इस 7 की जरूरत थी। हम तो बस सिंपल कह सकते हैं ना, हमसे सवाल में यही पूछा है, तो मैंने कहा ये 2 यहाँ पे है वेट, तो ये दूरी 2 होगी, यहाँ 5 है तो ये दूरी 5। बस यही पूछा है सवाल में, AE अपॉन EC 2:। आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी, आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। चले एक और ऐसा सवाल पूछ रहा हूं, देखते हैं कौन उत्तर बताएगा फटाफट से, जल्दी। BO और OE का अनुपात 2:3 है, BO और OE का अनुपात 2:3 है, 2:3। AE और EC का अनुपात 3:4 है, ये 3:4। हमसे पूछ रहा है AO और OD बताओ क्या हो। बड़ा बड़ा प्यारा सवाल है, देखिए बहुत ध्यान से समझने की और देखने की जरूरत है इस सवाल। अब देखिए होगा क्या, आप एक चीज कहेंगे कि यार अगर मैं 2 और 3 की बात करूं तो यहाँ पे 2 वेट आएगा ई पे, और यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि 2 और 3। लेकिन फिर आपने कहा कि जब 4 और 3 की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ 3 और बीच में 7 आएगा, लेकिन 7 2 से नहीं कटेगा। तो फिर मैंने कहा अनुपाती तो है, हम यहाँ बीच में ना 14 ले लेते हैं। तो आपने कहा अगर 14 लेंगे तो इसका भी डबल हो जाएगा, 3 दूनी है 6 आ जाएगा, और 4 दूनी है, समझ गए? अब आप देखेंगे कि जी अगर 2 की जगह 14 है, 2 सत्ते 14, तो 3 की जगह 21 आ जाएगा, यहाँ इस 3 की जगह 21, अगर 2 की जगह 14 है तो मैंने देखा कि 21 यहाँ है और 14 यहाँ, तो बीच में कितना आ जाएगा जी, 35 आ जाएगा। अगर बीच में 35 है और ऊपर 8 है तो नीचे कितना आ जाएगा, बोलो 27 आ जाएगा। सवाल में क्या कह रहा है हमसे, AO और OD का अनुपात पूछ रहा है, तो AO और OD का अनुपात कितना होगा, तो आप कहेंगे 27 यहाँ आ जाएगा और 8 यहाँ। यही उत्तर है, 27 और 8 गलत ऑप्शन है, सुधारना पड़ेगा। किसी का आ रहा था 27 और 8, कोई ऐसा बच्चा था जिसका 27 और 8 आ रहा था?
चलिए एक सवाल और देखना है आपको, इसी तरीके का एक सवाल और करना है। 2-3 सवाल देख लेंगे तो उससे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। एओ और ओडी का अनुपात 2:3 है, 2:3। बीडी और डीसी का अनुपात 3:5 है, 3:5। देन फाइंड द रेशियो ऑफ एई और ईसी। बड़ा बड़ा प्यारा। देखिए मैं ये कह रहा हूं, अब देखिए अब क्या है कि संख्या कट रही है। कैसे कट रही है? सबका कटता संख्या भी कटेगी। अगर ये 5 है और ये 3 है तो बीच में 8 आएगा, और 8 2 से कट रहा है पूरा। तो मैंने कहा कि ये 5 है और ये 3 है, ये 5 और ये 3, ठीक है, ये 5 और ये 3, तो बीच में कितना आ गया? 8। यहाँ पे 8 आ गया। अब 8 ये 2 की जगह है, 8 ये 2 की जगह है, 2 चौक 8, तो 3 चौक कितना होगा? क्लियर है बात? बोलो भाई, ये बात क्लियर है या नहीं? 2 की जगह कितना है? 8, 2 चौक 8, 3 चौक 12, ठीक है। कैसे किया? हमने पहले कहा कि ये 3 और 5 का अनुपात है, तो 5 वेट यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, बीच में 8 होगा, 2 चौक 8, 3 चौक 12, खत्म बात। अब जैसे आपने देखा कि ये 12 और ये 3 है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये दूरी 3 होगी और ये दूरी 12 होगी। लेकिन अनुपात पूछ रहा है, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12। क्या हम कह सकते हैं जो उत्तर है वो 1:4 आएगा? चलिए छोटे मोटे एक दो और सवाल देख लीजिए। एक सवाल जो पेपर में आया हुआ है अक्सर, इस तरीके से उस सवाल का उत्तर निकलेगा। ये सवाल पेपर में आया हुआ है 2 बार। इस सवाल का उत्तर निकाल के बता दीजिए, हमें भी खुशी होगी, आपको भी होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी मास पेंट ज्योमेट्री सीख जाएंगे। देखें, ये बड़ा प्यारा सवाल है, पेपर में जब आया था तो देखो क्या है, एओ और ओडी का अनुपात 3:2, ठीक है। बीओ और ओई का अनुपात 5:4 है। देखिए इस सवाल में अगर एंगल बाइसेक्टर दे देता तो भी सेम तरीका होता, बट अभी कुछ नहीं दिया तो भी सेम तरीका। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक छोटी सी बात, देखिए अगर मैं 3 और 2 लेता हूँ, इसका मतलब 2 वेट यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो बीच में 5 आएगा। मानता हूँ भाई, 3 यहाँ लेता हूँ और 2 यहाँ, तो बीच में 5। इस लाइन के हिसाब से चलता हूँ, 4 यहाँ लेता हूँ, 5 यहाँ, तो बीच में 9 आएगा। तो एक बार 9 एक बार 5, ऐसा करता हूँ, 5 और 9 का मल्टीपल 45 ले लेता हूँ, बीच का वेट 45 ले लेता हूँ। जैसे 45 लूंगा उत्तर तुरंत पता लग जाएगा, क्योंकि इसका सम भी 45 होना चाहिए। 38 और 7 45। फिर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जैसे 45 लिया उत्तर समझ गया कौन सा होगा, तुरंत उत्तर आ गया। फिर भी देख लो कैसे निकलेगा। देखो अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैंने 3 और 2 5 का मतलब 9 गुना लिया है, तो 9 तिया 27, तो यहाँ पे होगा वेट, और 9 दूनी 18 यहाँ पे। ये 5 और 4 9 का 5 गुना किया है, तो 5 की जगह 25 यहाँ पे होगा, और 5 चौक 20 यहाँ पे। अब कोरिया का बच्चा भी ये वाली बात जानता है कि अगर यहाँ 18 है और यहाँ 20 है, तो यहाँ 38 होगा टोटल। और अगर यहाँ 25 है, यहाँ 18 है, या तो ऐसे 7 निकाल दो यहाँ, या फिर यहाँ 27 है 20, ऐसे 7 निकाल दो, तो ये 7 आ गया, 38। तो अनुपात क्या होगा? अनुपात होगा 38, तो यहाँ आ जाएगा भाई, और 7 इधर आ जाएगा। यही पूछा है सवाल में, 38 और 7। क्या निकाल पाए थे? चलो सवाल देख लो, पेंट में तो कुछ नहीं है। VD बराबर 10, VD क्या है? 10, DC 14। AE और ED का अनुपात 3:4 है, AE और ED का अनुपात 3:4 है। AF बराबर 9 है, AF बराबर 9 है, ठीक है। AC क्या होगा ये बताना है। वाह वाह वाह। देखो भाई एक बात बताओ, ये 14 और 10 कह रहा हूं मैं, तो कितने कितने का अनुपात है? एक तरीके से 5 और 7 का अनुपात है। 10 और 14 का अनुपात कितने का है? 5 और 7 का। यानी बीच में वजन टोटल 12 आएगा, 5 और 7 का, तो 12 आएगा, 7 इधर आएगा और 5 इधर आएगा, ठीक है। मैंने कहा कि अगर 3 की जगह 12 है, 3 चौक 12, तो 4 चौक 16 आएगा यहाँ,
कहेंगे 16 आएगा। अब मैं ये कह सकता हूँ दोस्त यहाँ पे कि अगर ये 16 और ये 5 आ गया, इसका मतलब ये दूरी 5 और ये दूरी 16 होगी। बोलो होगी। मैं कह सकता हूँ 5 की वैल्यू सवाल में 9 दे रखी है, तो 1 की 1.8 होगी, 16 की 1.8 से गुणा कर देते हैं। 16 अट्ठे 128 का 8, जैसे 8 देगा उत्तर लगा दिया। हासिल 12, 16 का हम 16 और 12, 16 अट्ठे 128 ना, पक्का? गलत है क्या सवाल? एसी पूरी पूछ रहा है ना, कोई बात नहीं, पूरी पूछ रहा है यानी 22 की वैल्यू पूछ रहा है, जोड़ देंगे बाद में। 16 अट्ठे 112, 16 एकम 16 और 12 28, 28.8 आ गई, तो 9 जोड़ेंगे तो 37.8 उत्तर आ जाएगा। बोलो। ये सवाल देखिए आसान है, ये बराबर दे रखा है, जो साइन है ये बराबर का है, यानी ये इसके बराबर है, 2 लगे हुए हैं यानी ये आपस में बराबर है। बीई पूछ रहा है क्या होगा, पॉइंट बीई। देखो भाई बीई कैसे निकलेगी, बड़ा सिंपल है, फंडा बड़ा सिंपल है। कैसे? हमने कहा कि यहाँ पे अगर हम एक एक वेट मान रहे हैं, एक एक, तो आपने कहा जी बीच में 2 होगा क्योंकि इक्वल है, और अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब मैंने देखा ये 2 और ये 1, इसका मतलब ये दूरी 2 होगी, ये दूरी 1 होगी। आपने देखा 2 की वैल्यू 18 है, 1 की पूछ रहा है 9, बीई 9 आ जाएगी। कोरिया का बच्चा ऐसा कोई था जिससे नहीं हुआ ये सवाल? चलिए ये सवाल देखिए, देखो भाई ए बी और बी सी का अनुपात 3:7 है, ए बी और बी सी का अनुपात 3:7 है। ए एफ और डी एफ कितना है? 4-5, 4-5, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि डीई और सीडी का अनुपात बताना। मैं एक चीज तो कह ही सकता हूँ, इसके हिसाब से यहाँ 5 वेट आना चाहिए, इसके हिसाब से यहाँ 7, तो मैंने कहा 7 और 5 कितना हो गया? 35, 35 हो गया। 5 सत्ते 35, 7 चौक 28 आ गया, 7 पंजे 35, 3 पंजे 15 आ गया। बोलो। अब हमने कहा यहाँ 15 है, यहाँ 28 है, तो यहाँ कितना होगा? आपने कहा यहाँ 13 हो जाएगा, 13 और 15 ही 28 हो सकता है। हमने कहा यहाँ 35 है, यहाँ 15 है, यहाँ कितना हो जाएगा? आपने कहा 50 हो जाएगा, चलो जी लिख दिया 50। अब आपसे पूछ क्या रहा है सवाल में? डीई और सीडी, बड़ा सिंपल पूछ रहा है, इस 50 की तो जरूरत भी नहीं थी, सिर्फ इतनी बात पूछ रहा है कि अगर ये 13 है और ये 15, इसका मतलब ये दूरी 13 होगी और ये दूरी 15 होगी। उत्तर में यही है, सी डी और डीई का अनुपात, डीई 15 और ये 13, डी आंसर। क्या सबका डी आ रहा था? ये भी देख सकते हैं, डायरेक्ट है, पढ़ा चुका हूँ अभी आपको, सेवियन थ्योरम बता चुका हूँ। देखिए अब तो डायरेक्ट आपको पता है तो मैं पूरा लिखूंगा नहीं, मैंने अभी बताया था कि ए एफ बटे एफ बी यानी 1/2 इंटू बी डी बटे डी सी यानी 2/3, और उसके बाद सी से शुरू होगा तो सी ई अपॉन ई ए बराबर 1 आएगा। यही बात हमने की थी कि इसका बटा ये, इसका बटा ये और इसका बटा ये का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा। अगर हम इसको उधर लेके चले जाएं तो ये ए ई बटे सी ई बराबर कितना आ जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, कितना उत्तर आएगा? 1/3। यही सवाल का, ये सवाल करेंगे। देखिए मैं एक चीज कहूंगा, यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत तो नहीं है इस सवाल में, और ना ही किसी एमपीजी की जरूरत है। एक बात बस मुझे बताइए, आप छोटी सी बात बताइए कि मैं ये कह रहा हूं आपसे, इस ट्राइंगल में ये एक ट्राइंगल बनाया मैंने और ये एक ट्राइंगल बनाया। आपने कहा कि जी ये 15 और 10 है, तो इसका अनुपात 3 और 2 का होगा पूरा। ऐसे लिख देता हूं बीच में, 3 और 2 का अनुपात हो, मानते हो? मैं ये कह सकता हूं कि आपके हिसाब से कि एबीडी का एरिया अनुपात एसीडी का एरिया 3:2 है, क्या मैं उसे 3x और 2x मान लूं? आपके कहने पे मान सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त, मान सकता हूँ। प्लस कर लो आप 3x और 2x, ठीक है, चलेगा ना? तो आप कहेंगे हाँ जी चलेगा, 3x और 2x, ठीक है, प्लस कर लिया हमने।
अच्छा, अब आप ये भी जान रहे हैं कि अगर मैं सिर्फ इतने से ट्राइंगल की बात करूं, इतने से ट्राइंगल की बात करूं तो मैं कह सकता हूं 15 और 10 3 और 2 का अनुपात होगा। कह सकता हूं या नहीं कि 3 और 2 का अनुपात होगा? तो आप कहेंगे हाँ जी होगा 3 और 2 का अनुपात। तो ये कितना होगा? OBD प्लस OCD बराबर 3y प्लस 2y। ये कह सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, कल को जरूरत नहीं रहेगी, बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि मैं इसका भी अनुपात कह सकता हूँ, बेस के अनुपात में बटेगा 3। तो मैं ये पहले बता चुका हूँ आपको कि अगर कभी इस तरीके का ट्राइंगल है और अगर ये 15 है और ये 10 है तो ये 3:2 होगा। ऐसे ये 15 है और ये 10 है तो छोटा वाला भी 3:2 मानते हैं। अब मैंने घटा दिया इनको आपस में, मैं इनको आपस में घटा रहा हूं, तो आप घटाने के बाद की जो स्थितियां पैदा हुई हैं वो देखेंगे। वो ABD में से OBD घटेगा तो क्या बचेगा? AOB ट्राइंगल प्लस AOB ट्राइंगल। इसमें से मैं ये घटाऊंगा तो क्या बचेगा? तो आप कहेंगे जी तब बचेगा AOC। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ये 3x में से 3y घटा तो 3x माइनस वाई, और ये 2x में से घटा तो 2x माइनस वाई। आपने देखा नहीं कि अगर मैं इसके अनुपात की बात करूं तो x माइनस वाई से x माइनस वाई कटेगा, ये भी 3:2 होगा। तो बस आपको जीवन में एक बात याद रखनी है, मैंने समझाने के लिए लिख दिया कि अगर ये 15 और 10 है, इन ट्राइंगल का अनुपात भी आपस में 3 और 2 के अनुपात में बटेगा, जहां मैं ये कह सकता हूं कि AOB का 3 की वैल्यू कितनी है, AOC की 2 की वैल्यू 28 है, तो 3 की कितनी होगी? 42। यही उत्तर। चलिए आगे और सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है आप मास पेंट ज्योमेट्री के एक्सपर्ट बन गए यार बड़ी जल्दी। एक सवाल ये और कर लीजिए सिवियंस पे। देखें भाई, दी गई आकृति में x ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति में x ज्ञात कीजिए। x क्या होगा? x तो बड़ा सिंपल था, लॉजिक है, अभी बताया था कि 6/4 इंटू 7/10 इंटू 8 बराबर 1। यही होगा। 3 5 7x बराबर कितना आ गया? 7x आएगा 21x बराबर 5 चौक 20 अट्ठे 160। x कितना आ गया? 160/21। भाग लगाएंगे कितनी बार कटेगा? लगभग 8 यानी 7.6। 8 से कम होगा 7. पर क्रमशः D, E और F 3 बिंदु हैं। अब देखिए मैं इस सवाल को चित्र भी नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट मुझे पता है कि AF और बटे FB, B पे खत्म हुआ है तो BD बटे CD 3/4। D पे खत्म हुआ है BD और CD। D क्यों आ गया यार इसमें? गलत है, सही चित्र बना के देखना पड़ेगा सवाल सही है कि नहीं। कई लोग होते हैं ना बदतमीज होते हैं, जिनका नाम होता है सतुआ। ABC, BC पर एक बिंदु D है और CA पर एक बिंदु E है और यहां पर एक बिंदु। तीनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी काटेंगी। नहीं भी काट रही हैं तो हमने अभी क्या पढ़ा, जो रूल पढ़ा वो क्या पढ़ा कि BD बटे CD। BD कितना है? 3 बटे CD कितना है? 4। ये कितना है? 2। CA पूरा 9 है तो ये कितना है? और ये पूछा है तो AF बटे FB इंटू 3/4 इंटू 2/7 बराबर 1। 2 दूनी 4। AF बटे FB कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14/3। ये सवाल देख लो तब तक, ये ज्यादा अच्छा है, ये देख लो। देखिए एक छोटी सी बात, BF और FA 4:1 है। BF और FA 4:1। BD और DC 3:2 है। BD और DC 3:2। AE बराबर 5 है तो हमसे EC पूछ रहा है क्या हो?
अरे देखिए कितना सिंपल है, वही है, फिर से सेवियन थ्योरम लगा देते हैं। हम चाहें तो बिना सेवियन थ्योरम के मास पॉइंट भी लगा सकते हैं, बट मास पॉइंट से ही तो सेवियन बनी है। सेवियन कहती है भैया 1/4 इंटू 3/2 इंटू CE बटे EA बराबर 1। तो CE बटे EA बराबर 8/3। CE बटे EA बराबर 8/3, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जी हमने अनुपात निकाल दिया। CE कितना है 8, EA कितना है 8 और 3, ठीक है। अब हमें EC ज्ञात करना है और ये 5 दे रखा है, यानी 3 की वैल्यू हमें 5 दे रखी है। 1 की कितनी आ गई 5/3, 8 की कितनी आ गई 8 पंजे 40/3 पिंक। ये लो जो, ये लो जो। अभी तो पहले ये रह गया, ये सवाल देख लो पहले, फिर बाकी और करेंगे। पहले ये सवाल देख लो भाई। दी गई आकृति में क्षेत्रफल x बताना है, तो निकाल देंगे। 4 और 3 5, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अनुपात पता लग जाए तो बात बन जाएगी जी। तो बस अनुपात पता लगा लेते हैं कि अनुपात क्या होगा और उसके बाद खेल खत्म। तो देखिए मैं अनुपात की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं ABC का एरिया निकाल सकता हूँ। आप मानते हैं? आप कहेंगे हाँ जी, हाफ गुणा 3 गुणा 4, 3 चौक 12 बराबर 6, ठीक है। ABC का एरिया, मैंने कहा मैं ABD का एरिया निकाल लेता हूँ। ABD का एरिया हाफ इंटू 3 इंटू 2 बराबर 3 आ गया। जब ये दोनों एरिया आ गए तो मैं घटा के ADC का एरिया भी निकाल लेता हूँ। तो आपने कहा वो भी 6 माइनस 3 3 आ गया। अब अगर मुझे ये अनुपात पता लग जाए कि किस अनुपात में है, तो मैं इस 3 को डिवाइड कर दूंगा इस अनुपात में। मानते हैं कि नहीं? मानते हैं नहीं बताओ? देखो भाई अब क्या होगा, अब आप देखेंगे कि अनुपात की अगर हम बात करें कि ये किस अनुपात में बटेगा, तो आप पहले कह देंगे कि यार यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 होगा, बीच में 3 होगा 1 और 2 मिला के। यहाँ 1 है, इक्वल डिस्टेंस है, तो यहाँ भी 1 होगा। अगर यहाँ 1 है 1 है तो यहाँ 2 होगा। तो मैंने कहा यहाँ 2 यहाँ 2, यानी कि ये इक्वल है। इक्वल होगी तभी भाई बैलेंस हो रहा है यहाँ पे। अगर ये इक्वल है तो 3 एरिया है, तो मैं ये कह सकता हूँ 1.5 और 1.5, 3/2 उत्तर आ जाएगा। 3/2 उत्तर आ जाएगा, बताओ। ना आए तो कह देना, 3/2 उत्तर आ जाएगा, ना आए तो कह देना। तो मास पॉइंट में हमने फिर भी बहुत ज्यादा सवाल पढ़े। अब ऐसे समझ लीजिए आपकी ट्राइंगल मैंने जितना पढ़ाया है वो मोर देन एनफ है। ट्राइंगल मैंने जितना पढ़ाया है मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन। अभी उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी का जो पैटर्न है उसके हिसाब से अभी उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो चलिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।